बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी तो हो चुकी है, लेकिन अब किसी एग्रीमेंट तक या किसी मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशें हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 24 घंटे से भी कम के अरसे में मोहसिन नकवी साहब, जो कि वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, वो तेहरान पहुँचे हैं। और पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इसको हाईलाइट कर रहा है कि सिर्फ 24 घंटे के फ़र्क से या चंद घंटों के फ़र्क से वज़ीर दाखिला ईरान क्यों पहुँचे हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त वहाँ पे जो प्रपोज़ल्स आए थे अमेरिका की जानिब से, उसका जवाब ईरान ने दिया। और फिर ईरान के जो प्रपोज़ल्स आए हैं वो अमेरिका को पाकिस्तान ने भेजे हैं। और कल भी आपने देखा कि जो आज होना था इजलास, वो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दिन पहले बुला लिया, कौमी सलामती का इजलास। और उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी डिस्कशन की है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि वो 1 घंटे की दूरी पर थे ईरान पर अटैक करने के, लेकिन सऊदी अरब ने, कतर ने और यूएई ने उनको रोका। तो बहरहाल अब फिर थोड़ी देर पहले भी जो उनके स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, उसके अंदर एक मरतबा फिर उन्होंने धमकी वाली जो टोन है उसको इंतखाब किया है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको मुआहदा ना मिला तो फिर ईरान को एक बड़ा धचका जो है वो देना पड़ेगा। तो इस जानिब ईरान जो है वो भी जवाब दे रहा है और जवाबुल जवाब जो है वो आ रहे हैं। और अब्बास अरागची साहब ने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि जी हमने अब तक जो जंग है, दोनों जो जंगें थी वो जीती हैं। और F-35 जैसा तैयारा जो है वो ईरान ने पहली मरतबा किसी ने उसको गिराया और वो ईरान ने गिराया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम आइंदा भी सरप्राइजेस देने के लिए तैयार हैं। ये तैयारी है। और जो सिग्निफिकेंट बात है कि आज मोहसिन नकवी साहब जो वहाँ पे गए हैं, तो अहमद वाहिदी साहब जो कि उनके IRGC के सरबराह है, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। और कहा जा रहा है कि ये मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि फ़ैसले इस वक्त पासदारान इनकलाब कर रहे हैं। तो ये कितना अहम है ये मामला, कोई मुआहदे तक पहुँचने से पहले कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई MOU जो है वो साइन हो सकता है, या 2 दिन के बाद या कुछ अगले घंटे जो कि बहुत अहम है उसके अंदर क्या दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि जुम्मे तक का वक्त, मुख्तलिफ उनके जो क्लोज सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जुम्मे तक का वक्त दिया जा सकता है। क्या होगा अगले चंद घंटों के अंदर, ये बहुत अहम है जानना। और इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त जो अमेरिका का दबाव है ईरान पर हमला करने के हवाले से, क्या हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस जो है उसमें एक करारदाद आने को है। और कमेटी के अंदर जो करारदाद आई है वो 50-47 से मंजूर हो गई है। ये वो करारदाद है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान पर हमले से रोकती है। और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये, बल्कि जो मुख्तलिफ उनके इक़दामात हैं उसके हवाले से भी उनके जो जंगी इख्तियारात हैं उनको महदूद करने की ये करारदाद है। कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ही अहम पेशरफ्त है। क्या वाकई ये सेनेट से मंजूर हो सकती है? इसका धचका प्रेसिडेंट ट्रंप को लग सकता है? प्रेसिडेंट ट्रंप के पास एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, इस जंग से निकलने की स्ट्रेटजी क्या है? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। रूस और चीन के जो सदूर हैं वो भी इस वक्त आज मिले हैं चाइना के अंदर, और वहाँ से भी यही आवाज़ आई है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को ईरान और अमेरिका खोलें। और साथ ही ये आवाज़ भी आई है कि ये जंग फौरी तौर पर रुकनी चाहिए। क्या हो रहा है इस रीजन के अंदर और क्या हो सकता है? मोहसिन नकवी साहब जब आएँ वापस तो उनके हाथ में कोई ऐसा प्रपोज़ल हो सकता है जो कि अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब जौहर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सफारतकार हैं और सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनरल ज़ाहिद महमूद साहब, अगेन एक बड़ा नाम है, दिफाई तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे भी हम बात करेंगे। और फैज़ रहमान साहब हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब आपका। सबसे पहले मैं जी आपसे ही शुरू करती हूँ, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अमेरिका के हालात और वाक़यात हैं और जो प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरह से ऐसे मूड में चले जाते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि फौरी हमला करना है, फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे फलाने ने कहा तो मैं रुक गया। हो क्या रहा है वाशिंगटन के अंदर, और ख़ास करके जो कांग्रेस में उनके खिलाफ करारदाद आ रही है, इसके बारे में? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, जहाँ तक करारदाद का ताल्लुक है तो फ़िलहाल इसकी हैसियत एक अलामती
अलामत की है, हम्म, क्योंकि अभी ज़ाहिर है अभी मतलब कांग्रेस का जो दूसरा ऐवान है, ऐवान नुमाइंदगान, हम्म, वहाँ पर भी जाना है और फिर कभी अभी इसमें काफ़ी वक़्त लगेगा लगता है, लेकिन यही है कि फ़िलहाल ये कि इसकी अलामती अहमियत है और ख़ुसूसन जबकि 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने हम्म, इस करारदाद के हक़ में वोट दिया है, लेकिन उसमें से कम से कम 1 सेनेटर ऐसे हैं जिनको चूँकि ट्रंप का एंडोर्समेंट ना होने की वजह से लुइसियाना में शिकस्त हुई है, तो उन्होंने अब साइड स्विच करके इसके हक में अपना वोट दिया है। तो बहर ये एक इसकी फ़िलहाल एक अलामती हैसियत है। अच्छा देखिए, जहाँ तक दूसरी बात है कि क्या यहाँ की जो मौजूदा हालात इस वक़्त हैं, जो हम्म, इकॉनमी और ख़ुसूसन सियासी हालात, फिर मिड टर्म जो आने वाले हैं, तो क्या वो सदर ट्रंप को कोई मुसालहाती रवैया अख्तियार करने पर मजबूर कर सकते हैं? हम्म, और क्या आप कुछ उनको देख सकते हैं कि वो जो एक मैक्सिमलिस्ट जो पोजीशंस उन्होंने ली हैं, इंतहाई पोजीशंस, क्या वो उससे नीचे आएँगे? देखिए, इस वक़्त हो ये रहा है कि अभी जो प्राइमरीज़ हुई हैं, इलेक्शंस हुए हैं कई स्टेट्स में, तो उनके उम्मीदवारों को बड़ी अच्छी कामयाबियाँ मिली हैं और लगता ये है कि जैसे एक मुहावरतन कहा जाता है कि वो इस वक़्त बहुत ही सियासी तौर पर अपने आप को बहुत चौड़ा फ़ील कर रहे हैं और समझते हैं कि वो बहुत अच्छी पोज़ीशन में हैं। अच्छा, हम्म, एक मईशत ज़ाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक इस दौर से गुज़र रही है अमरीकी मईशत, जहाँ कुछ ख़तरात ज़रूर हैं, लेकिन ओवरऑल मामलात ऐसे नहीं हैं कि अगर आप हिस्ट्री में देखें कि इससे हम्म, ज़्यादा बुरे हालात माशी तौर पर अमेरिका भुगत चुका है और उससे बहुत कामयाबी से 2-4 साल के अरसे में निकल आया है। और ग़ालिबन ये वही हिस्ट्री है जिस पर इस वक़्त जो अमेरिका, ख़ुसूसन ट्रम्प साहब के जो एडवाइज़र्स हैं और हम्म, जो उनके जो उनका सर्कल है, ख़ुसूसन वॉर कैबिनेट और हम्म, जो शैडो कैबिनेट है, वो उनको इसी बात पर आमादा कर रही है कि सिवाय इसके कि ईरान पर एक मज़ीद बड़ा हमला, जैसा कि आपने खुद उसका हवाला दिया और हम्म, उन्होंने उसको कोट अनकोट बिग हिट कहा है, हम्म, उसके बगैर मामलात जो है किसी हल की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। हम्म, इसमें एक नाम अस्मा बहुत अहम है और वो है सेनेटर लिंडज़े ग्राहम का, जी, जो कि ग़ालिबन आपके नाज़रीन अब जान भी चुके होंगे कि जिनको हम्म, 2019 में पाकिस्तान ने बड़ा एक आला सिविल एज़ाज़ उनको जी हाँ, दिया था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कुछ कलमात कहे थे या कुछ अच्छा काम किया था। लेकिन ये वही सेनेटर हैं जो इस वक़्त बहुत पूरी शिद्दत के साथ रोज़ सुबह ट्वीट करते हैं कि ईरान पर हमला नागुज़ीर है, बातचीत करें लेकिन हमला नागुज़ीर है। और ये वो हम्म, शख्स हैं जो कि बेसिकली गो बिटवीन रहे हैं और अभी भी हैं बिटवीन नेतन्याहू और सदर ट्रम्प। तो हम्म, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई शक नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब का ये दौरा जो है बहुत अहम है, लेकिन उसमें उसकी अहमियत के साथ-साथ उसमें एक आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी भी नज़र आती है कि हम्म, फौरी तौर पर दोबारा वहाँ जाना और और वज़ीर दाखिला होते हुए, जबकि खुद दाखिली मामलात आपकी तवज्जो के तालिब हैं और इसहाक़ साहब का इस मामले पे लीड ना लेना, फील्ड मार्शल बज़ाते खुद बराह रास्त इस पूरे प्रोसेस में एंगेज्ड हैं। उसकी वजह ये है कि वो खुद यहाँ का जो वाइस प्रेज़िडेंट जेडी वैंस से उनकी डायरेक्ट एक हॉटलाइन पर गुफ्तगू होती रहती है इस मामले पे। तो ये लगता ये है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी है और हम्म, ईरानियों को भी और अमरीकियों का, मुझे फ़िलहाल तो मैं नहीं कह सकता कौन उनको समझा रहा है, लेकिन ईरान को ज़रूर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपने मामलात में दिखाएँ, जो कि वहाँ ठीक, से नहीं आ रही हैं। आप देखिए, जो भी प्रपोज़ल्स आते हैं, वो हम्म, बेसिकली रीहैश होकर वो जो ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, वही दोबारा बयान कर दिए जाते हैं। तो हम्म, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि, और इससे पहले मैं आपके शोज़ पे और जगह भी कहते आ रहा हूँ, कि लगता यही है कि मामलात बहुत ज़्यादा अभी बिगड़ेंगे, इससे पहले कि कुछ आप थोड़ी बहुत दुरुस्तगी देखें इस पूरी सिचुएशन में। क्योंकि ठीक, इस वक़्त जो लॉबीज़ हैं यहाँ पर, हाँ, अस्मा, इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं और वो इस वक़्त घिरे हुए हैं। आज भी हम्म, देखिए उन्होंने अजीब बात की, उन्होंने कहा कि मैं इज़राइल में 99% मकबूल हूँ। यानी मकबूल हूँ। उनकी जो तवज्जो है और वो उनका जो अमेरिका से पैमाना ज़्यादा है इज़राइल की कामयाबी मकबूलियत का, पे। वो ये कि मैं वो पॉलिसीज़ पर अमल पैरा हूँ जिसकी वज़ह से मैं 99% इज़राइल में मकबूल हूँ जी, और मैं इस सदारत के बाद वहाँ जाकर इलेक्शन लड़ूँ तो मैं वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। तो ज़रा आप उनकी इस तरह से आप जो एक लाइन ऑफ थिंकिंग है प्रेज़िडेंट साहब की, एग्जैक्टली वो वो तो समझ खैर सकते किसी हैं के बारे में और भी मुझे कुछ भी लगता है। कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं बात को मजीद जी, आगे बढ़ाती हूँ। जी, जो फैज़ रहमान एब्सोल्युटली। साहब बात कर रहे थे, जौहर साहब, आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब, एक जो इन्होंने कहा सेंस ऑफ अर्जेंसी है, लगता है कि कोई बहुत जल्दी कुछ करवाने की कोशिश की जा रही है, फैसला या कोई मुआहदा या कुछ भी एग्रीमेंट, तो आपको लगता है कि उसमें कामयाबी मिलेगी? कौन सी शराइत हैं जिसके ऊपर अमरीका मान चुका है या मान जाएगा, और कौन सी हैं जिसके ऊपर ईरान मान सकता है?
जी मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा अहाता किया और इस वक्त हम एक अनचार्टेड टेरिटरी पे हैं जिसमें बहुत ही जल्द की अर्जेंसी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त जो पहले तो अमेरिकन चले वो लोग समझते थे ब्लस्टर है सिर्फ, लेकिन अब तो नज़र आ रहा है सीरियसनेस का कि वो अब समझते हैं कि अगर इसके बाद नहीं होता तो फिर वो दूसरी ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन देखें जब वो होंगी भी वो ऑप्शंस, लेट्स से कि अगर वो दोबारा स्ट्राइक्स की तरफ जाते हैं तो स्ट्राइक्स का मतलब ये नहीं होगा कि वो चाहेंगे कि किसी तरह के ईरान को कैपिचुलेट करा दें, वो भी बार्गेनिंग पोजीशन ही एनहांस करने के लिए होंगी। तो इसलिए वो टारगेटेड होंगी और वो उनकी भी इफेक्टिवनेस उस लिहाज से ही होगी और वो स्ट्रेटेजाइज भी उसी तरह किया जाएगा। अब इस पे आते हैं कि इश्यूज हैं, देखिए उस पर तो मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ न्यूक्लियर इशू जो है वो कोर है, उसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ईरान की अब जो स्ट्रेटजी ये थी कि वो बात को अपना हुर्मुज़ की तरफ लेके जाए, क्योंकि उसको इतनी बड़ी लेवरेज उन्होंने अपनी तरफ से क्रिएट कर दी थी कि उनका ख्याल था कि इसकी वजह से हमें न्यूक्लियर पे बात जो है वो हम मौखर कर देते हैं। वो मैंने कहा भी था पहले बारहा कि वो होगा नहीं, अभी भी नहीं होगा, अमेरिकन उस पर नहीं मानेंगे। तो अगर तो देखें ईरान में और ईरान में जिस तरह मैंने कहा पहले भी कि देखिए ये जो प्रेगमेटिस्ट का और हार्डलाइनर्स का जो आपस में ज़ाहिर है थोड़ा सा नुक्ते नज़र का इख्तलाफ है, उसमें अगर तो वो कंसेशंस पे आते हैं। अच्छा कुछ बार इस तरह भी हुआ कि कुछ इंडिया भी हुआ कि शायद वो 8 से 10 साल की सस्पेंशन पे राज़ी हो जाए। साथ ही साथ ये भी कि जी ठीक है ये जो 440 किलोग्राम है असल में तो 2000 किलोग्राम और भी है जो उससे कम अफजूद है, बट वो 440 किलोग्राम जो है वो 60% अफजूद है। वो बहुत बड़ा कंसर्न है अमेरिका के लिए भी, इसराइल के लिए भी। तो उस पर भी किसी हद तक वो थोड़ी विलिंगनेस नज़र आई। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ईरानी ये चाहते हैं कि अप फ्रंट हमें दें आप सैंक्शंस रिलीफ, अप फ्रंट हमें दें आप जो है ना ये जो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। अमेरिकन उसके लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं जी स्टैगर्ड ही होगा, पहले वो आप उस पर मानेंगे, वेरिफिकेशंस होंगी, फिर बतदरीज उसके साथ साथ होगा। और मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मसला है वो ये है, क्योंकि जो अपना हुर्मुज़ वाला मामला देखें, एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन जो है ना वो कहते हैं ठीक है फिर नहीं खोलते तो ना खोलें, हमने भी ब्लॉकेट किया हुआ है, हमने न्यूट्रलाइज तो कर दिया इसको। वो उनके लिए की पॉइंट नहीं है। अमेरिकन के लिए और इसराइलीज के लिए की पॉइंट जो है वो न्यूक्लियर ही है। और जब तक उनको वहाँ पे कंसेशन नहीं मिलेगी, वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो कम से कम उसके करीब हो, तो बात वहाँ पे बनेगी नहीं। तो इसलिए फिर ये कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी सूरत में चलता रहेगा। अब जो है ना ये पहले तो जाहिर है अब अगर अभी ये मसला हल नहीं होता तो फिर एक दोबारा राउंड हो सकता है। वो राउंड भी जो है ना उससे भी मैं समझता हूँ मसला फिर भी हल नहीं होगा, उससे भी बार्गेनिंग पोजीशंस रीडिटरमिन होंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों साइड्स के लिए बहुत बेहतर होगा कि इस वक्त कंसेशंस दिखाएं और इस वक्त हम जो है ना मुज़ाकरात या तो मुज़ाकरात की मेज़ पे वापस आ जाएं या इन्हीं इस जो इनडायरेक्ट हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। और बिल्कुल आपने सही कहा, अगर 24 घंटे के दौरान एक विजिट और हो रहा है तो साफ जाहिर है कि एक प्रपोजल आया होगा, उसके बाद उन्होंने कुछ दिया होगा, फिर एक काउंटर प्रपोजल जा रहा है। तो डिप्लोमेसी इसमें एजेंसी इसीलिए आ गई है कि अमेरिकन और इंतजार नहीं कर सकते। मैंने अभी कुछ मेरे ख्याल एक दिन पहले ही कहा था, वक्त मेरे से जब कहा कि क्या आपके ख्याल में कितना वक्त अभी होगा, तो मैंने कहा था 1 हफ्ता मैं समझता हूँ, उसके बाद फिर अमेरिकन इम्पेशेंट हो जाएंगे एंड देन दे विल गो फॉर। और वो ख्याल है कि ये जुम्मे को जो वीकेंड वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के सोर्सेज के, वो जुम्मा भी हो सकता है और हफ्ता भी हो सकता है। मगर जन साहब चॉइसेस क्या है? आई मीन ईरान के पास क्या चॉइसेस है? पहले भी देखिए JCPOA हुआ था और उसके बाद फिर उनके जो एसेट्स थे वो फिर डीफ्रीज नहीं हुए, फिर उनके ऊपर उसी तरह से मामलात भी रहे, दुनिया भी तंग उसी तरह होती रही। अब आप मुझे बताइए कि अगर वो मान जाते हैं तो उनके पास क्या चॉइसेस हैं? उनके पास अपने दिफा का इख्तियार तो होना चाहिए, कोई भी मुल्क ये तस्लीम नहीं करेगा, तो कैसे फिर बात आगे बनेगी? मुझे आपको लगता है कि ईरान मान लेगा ये बात? देखिए प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि हम अपनी सॉवरेनिटी पे अब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब JCPOA हुआ था उस वक्त एनवायरनमेंट वाज डिफरेंट। जब वॉर एग्जीक्यूट हो गई, जब वॉर थ्रस्ट कर दी गई ईरान के ऊपर, तो ऑफ कोर्स ईरान के कंसर्न्स जो हैं वो बड़े हैं जी। हालांकि ईरान ने उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए हॉरिजेंटल एक्सपेंशन वॉर की इसलिए मिडल ईस्ट में की जहाँ पे इंटरेस्ट थे अमेरिकन, टू शेयर द पेन। कि अमेरिकन जब भी एप्लीकेशन करेगा ईरान के ऊपर तो न सिर्फ ईरान को बल्कि रीजनल कंट्रीज़ को थ्रू वॉर एंड इकॉनमी और ग्लोबल जो है प्रेशर पॉइंट उन्होंने इस्टेब्लिश किया इसको हुर्मुज़ को इस्तेमाल करके। हालांकि पहले इन्होंने हुर्मुज़ का कभी बात भी नहीं की और उन्होंने इसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड के तौर पर रखा और बड़ा अच्छा उनकी स्ट्रेटजी में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको यूज़ किया। तो वो शेयर कर रहे हैं पूरा बर्डन ऑफ द वॉर टू द रीजन एंड टू द वर्ल्ड, टू द ग्लोब। अब उसी स्ट्रेटजी को वो आगे लेकर जा रहे हैं। देखिए कैपिटेशन हुई है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अली खamenei साहब की शहादत जी। अली खamenei साहब वो थे जिनकी वजह से JCPOA हो गया।
تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ماڈریٹ یا فارورڈ لکنگ کہہ لیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے. پھر آپ نے کیپیٹیشن کر دی 1 2 3 ٹیئرز جو بھی آپ کلیم کر رہے ہیں. اب جو آئے ہیں دے آر مور ہارڈ لائنرز. ابھی دیٹس وائی نقوی صاحب بھی اگر جا رہے ہیں تو وہ اگر کمانڈر ملٹری کمانڈر سے جا کے ملٹ مین کہ اس وقت کون ڈومینیٹ کر رہا ہے ڈیسیژن میکنگ کو. اور جب آئیڈیولوجیکل فورسز کی طرف یہ چیزیں چلی جاتی ہیں, آلریڈی مس کیلکولیشنز کس وجہ سے ہوئی, میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, شاید امریکنز کی طرف سے مس کیلکولیشن ہوئی کہ وہ انہوں نے اس کو ریڈ نہیں کر سکے سچویشن کو کہ یہ کدھر چلی جائے گی. تو بڑی خطرناک. دیکھیں ایران کے پاس چوائسز ان کو کرنی تو پڑیں گی جی. یہ اگر کہیں کہ ایران کے پاس بھی بہت اسپیس موجود ہے اکنامک سوشل, دیٹ از آلسو ناٹ دیئر. اس وقت اسمارٹ پلے ہو رہا ہے. یا تو اگر اب اسکلیشن کی طرف جائے گا تو دین آفٹر اسکلیشن ول بی انٹو اے نیو انوائرمنٹ. یہ مت کوئی سمجھے کہ اسکلیشن کے بعد یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہوگا. موجودہ جو وارز ہیں وہ وہیں سے آگے بڑھتی ہیں جہاں پہ پچھلی وار ختم ہوتی ہے. جب وہ وار آگے جائے گی تو پولیٹیکل سچویشن, ڈپلومیٹک انوائرمنٹ یہ ٹوٹل تبدیل ہو جائے گی. تو پھر اس وقت جا کے دیکھا جائے گا کہ اب کس طرف جا رہے ہیں, کس کے پاس زیادہ بارگیننگ ہے اس وقت. اور میرا خیال ہے کہ ٹائم کی جو بازی ہے جوہر صاحب, مطلب ڈو یو ایگری کہ جو وقت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ کیونکہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے اندر بڑا پاپولر ہوں لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ, لیکن امریکہ کے مڈ ٹرم بالکل سر پہ ہیں. پھر جو 3 ایمز کی بات ہوتی ہے کہ جو میونیشن اینڈ مڈ ٹرم اینڈ مارکیٹس, یہ تینوں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو دونوں طرف جیسے ایران پھنسا ہوا ہے اور ان کا تو ایٹ سٹیک کچھ بھی نہیں, اگر دیکھا جائے تو ان کی تو معیشت ہی نہیں ہے اس وقت. جی بالکل. اس میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی مس کیلکولیشنز دونوں سائڈ سے ہوئی ہیں. اگر امریکنز یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ خصوصاً اسرائیلیز کرنے سے ایک دم جو ہے وہ بالکل ساری باتیں مان جائیں گے, وہ غلط فہمی تھی. لیکن اگر ایرانین سائڈ سے یہ سمجھا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بہت ہی زیادہ پولیٹیکل پریشر میں ہے, امریکہ پہ اکنامک پریشر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے, تو میرے خیال ہے وہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا ہے. کیونکہ امریکہ میں یہ ٹھیک ہے اور کہ وہاں پہ بالکل انپاپولر وار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میجورٹی آف امریکنز اس کے خلاف ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن جو ان کی کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ تقریباً ان کے ساتھ کھڑی ہے, تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. تو ان کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے اس وقت. مڈ ٹرمز بھی ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کوئی جو ہے نا میک اور بریک نہیں ہے مڈ ٹرمز بھی ان کے لیے. اس لیے کہ دیکھیں ان کے 2 سال ہیں, اس کے بعد اگلی ٹرم میں وہ آ نہیں سکتے. پھر یہ کہ اچھا اس وقت مجھے کچھ انڈیکیشنز یہ بھی مل رہی ہیں کہ ان کو اب لیگیسی کی فکر ہے بہت زیادہ. بیکاز دیکھیں وہ ہر جگہ چیزوں کو اپنے نام سے منسوب کر رہے ہیں. وہ ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی, اور ایک جگہ تو انہوں نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ جو میری فرسٹ ٹرم تھی وہ تھی کہ جی میں نے سروائیو کرنا تھا اور میں نے امریکہ کو رن کرنا تھا, پر جو دوسری ٹرم ہے اس میں دنیا کو رن کروں گا. یہ ان کا ہی بیان تھا. ٹھیک ہے, اس میں کچھ زیادہ ایمبیشس ہو گئے, لیکن یہ لیگیسی کی جو پرواہ جب آپ کو اتنی آ جاتی ہے نا تو اس میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ نیوکلیر پہ وہ پھر چھوڑیں گے نہیں, اس پہ وہ اس قسم کی لچک نہیں دکھائیں گے. اور پھر پرابلم یہ ہے کہ کیسے دکھائیں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی جے سی پی او اے جو ہے دنیا کا بدترین معاہدہ تھا, تو پھر آپ جے سی پی او پہ واپس تو نہیں جا سکتے. جے سی پی او میں 3.67% کی تو کیپ اس میں بھی لگا ہوا تھا نا, تو اب آپ کیپ پہ تو نہیں آ سکتے. اب آپ کو 0% سسپینشن چاہیے, اور پھر آپ کو وہ 440 کلو گرام 60% ہے اور 2000 کلو گرام جو اس سے کم ہے تھوڑا, لیکن وہ بھی افزودہ ان کے پاس پڑا, اس کا بھی حل کرنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس سائڈ پہ وہ کنسیشنز کچھ دے دیں. یہ جو سینکشنز ریلیف والی سائڈ ہے اس میں وہ 25% کی جو لاسٹ پروپوزل گئی ہے کہ 25% ہم جو ہے وہ منجمد اثاثے غیر منجمد کر دیں گے. بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو سینکشنز ریلیف وہ بھی بہت زیادہ اہم ہوگی نا, کہ ایک دم اگر وہ میرا خیال ایک ایسا کارڈ ہے جس میں ایران بھی, وہاں پہ بہت سے لوگ یہ چاہیں گے کہ اگر وہ ہمیں ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں کنسیشنز جو ہیں علی خامنہئی کے ٹائم پہ بھی علی خامنہئی خود اتنے تیار نہیں ہوتے تھے. روحانی اس وقت تھے جنہوں نے ان کو کنونس کیا تھا. دوسری بار وہ تو مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, پزشکیان نے ان کو کنونس کیا تھا. جی, اور ابھی بھی پزشکیان کے ساتھ ابھی محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے. سر مجھے اسی پہ بریک بھی لینی ہے, پھر بریک کے بعد محسن نقوی صاحب کی جو پزشکیان کے ساتھ ملاقات, صدر پزشکیان, اور اس سے پہلے جو ان کی IRGC یعنی پاسداران انقلاب کے جو رہنما ہے, لیڈر ہیں, ان کے کمانڈر, ان سے جو ملاقات ہوئی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے ایران کو منایا جا رہا ہے اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹائم دے رہے ہیں؟ اور کیا محسن نقوی صاحب کے یہ اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ بنا سکتے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैज़ रहमान साहब, ये जो ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब का, जैसे जौहर साहब कह रहे थे, दौरा ये ऐसे तो नहीं हुआ। ऑफ कोर्स 2 मुलाकातें उनकी वहाँ पे बहुत आज अहम हुई हैं, एक पासदारान के जो सरबराह हैं उनके साथ, और दूसरी मुलाकात अभी प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान के साथ हुई है। तो उनके यहाँ जो इख्तलाफ है मिलिट्री का और साथ में उनके यानी गवर्नमेंट का, वो भी उसको भी मद्देनज़र रख के ये मुलाकातें नज़र आ रहा है कि ऐसे है। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के अंदर भी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है? मसलन हम देख रहे थे कि आज जो कांग्रेस कमेटी के जो क्वेश्चंस हुए उसमें उन्होंने जो कमांडर थे सेंटकॉम के, उनको उन्होंने बहुत सख्त सवालात किए हैं। जी, वहाँ पे भी, जी बिल्कुल सही। हाँ जी 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 कही जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो देखिए असमा बेसिकली बात वही है कि जैसे मैंने इससे पहले अर्ज किया कि ज़ाहिर सेंस ऑफ अर्जेंसी है, और जैसा कि जौहर साहब ने फरमाया और जनरल साहब ने भी कहा कि जो पोजीशंस ली गई हैं, मेरा ख्याल ये है कि अगर दोनों तरफ थोड़ी-सी अगर सेंस प्रिवेल करती है, तो आप ये देखेंगे कि मामला वहीं न्यूक्लियर पर जाके रुकेगा। क्योंकि अब बार-बार यहाँ जो कहा जा रहा है वाशिंगटन में, वो हुर्मुज़ के बारे में नहीं कहा जा रहा, सैंक्शंस के बारे में कुछ नहीं कह रहे, और जो दूसरे मामलात हैं, जो दूसरी जो कंडीशंस लगाई गई थी, जो इवन जो प्रॉक्सीज़ वगैरह की, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बात है वो न्यूक्लियर वेपन बार-बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एक डग इन हो गए हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब इसका एक नतीजा अच्छा ये निकल सकता है कि अगर ईरान, जो कि इससे पहले ये पोज़ीशन ले चुका है जेसीपीओए में भी और उसके बाद भी, और खुद एनपीटी के वो मेंबर हैं कि ज़ाहिर है कोई न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बनाएँगे। तो अगर वो इस तरह की गारंटीज़ दोबारा दे देते हैं और उस एनरिच्ड यूरेनियम को शिफ्ट करने पर आमादा हो जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा नतीजा निकल जाएगा इसका। और फिर जो हुर्मुज़ के जो मामलात हैं, उस पर भी जो है पूरी जो दूसरी जो पावर्स हैं, खुसूसन यूरोपियंस और एशियन पावर्स, चाइना हुआ, रशिया हुआ, वो अगर तमाम कुछ एक एग्रीमेंट पर आते हैं, तो फिर आपको एक निकासी का रास्ता आपको निकल आएगा यहाँ से, इस पूरे क्राइसिस से निकलने का। लेकिन अगर नहीं होता तो ज़ाहिर है कि ये बहुत ही तबाहकुन, जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि अब जो नेक्स्ट फेज़ होगा, वो बहुत तबाहकुन होगा। और यही वजह है कि देखिए जो उन्होंने अल्टीमेटम अपना वापस लिया, तो उसमें सऊदी अरब, यूएई और कतर का ज़िक्र किया। तो वो ये नहीं था कि उन्होंने कोई सालसी की है इन 3 ममालिक ने, बल्कि तीनों ने अपनी आफ़ियत की एक बेसिकली उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपने ऐसा कोई फ़ैसला किया और अटैक किया, तो हमारा क्या होगा, इन ममालिक का क्या होगा वहाँ पर अगर रिटेलिएशन होती है तो। तो मैं नहीं समझता कि इस वक़्त अगर ईरान अगर ये बात नहीं मानता, बल्कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं पाकिस्तान से कुछ निकली हैं कि फील्ड मार्शल साहब भी एक आध रोज़ में शायद ईरान जाएँ, और वो अगर ये एमओयू वगैरह पर अगर मोहसिन नकवी साहब आमादा कर लेते हैं, तो फिर शायद कोई फाइनल कोई चीज़ ड्राफ्ट वगैरह अगर बनता है, तो फील्ड मार्शल खुद वहाँ मौजूद होंगे तेहरान में, और ये बात सामने आएगी। और यही एक मुनासिब एक रास्ता नज़र आ रहा है इस पूरे मामले से निकलने का, कि ईरान वही पोज़ीशन जो इससे पहले 2015 में और खुसूसन अली ख़ामनाई की हयात में जो एक मौक़िफ़ लेता रहा है, नो न्यूक्लियर वेपन, तो उसको दोबारा रीइन्फोर्स करे। और अगर वो एनरिच्ड यूरेनियम अगर वो किसी और काम का नहीं है सिवाय जैसे कि दुनिया समझती है, तो उसको फिर कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि या तो वो किसी तीसरे मुल्क, हो सकता है कि रशिया पर बात आगे ठहर जाए, या चाइना पर, या किसी और मुल्क पर। लेकिन ये एक ऐसा मसला है कि ईरान को उससे पीछे हटना पड़ेगा अगर ये दोबारा ये वॉर शुरू इम्पॉर्टेंट है नहीं करना क्योंकि चाहते तो। ये इम्पॉर्टेंट है जनरल साहब। क्या आपको लगता है कि एक तो फील्ड मार्शल जाएं, या इरानियंस का भी आने का यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अगर यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल ये इत्तलात जो फैज़ रहमान साहब कह रहे हैं, इसी तरह की खबरें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन बदले में ईरान को क्या मिलेगा? पहले भी तो उनको कहा गया था कि एसेट्स जो हैं वो आपके हम डिफ्रीज़ करेंगे, फिर वो नहीं किए गए थे, फिर उनके सैंक्शंस को बरकरार रखा गया था। तो फिर बदले में आपको क्या लगता है कि कुछ मिलेगा ईरान को? देखिए, उन्होंने एग्जिट तो करना है, वॉर को आज करना है या कल करना है। दिस इज़ अ क्रिटिकल डिसीजन कि वो किस वक्त एग्जिट करना पसंद करेंगे। ठीक है, उन्होंने हुर्मुज़ को क्रिएट किया, लेकिन हुर्मुज़ के अभी तक इसके साथ बहुत सी चीज़ें अटैच हैं। हुर्मुज़ को मत समझे कि ये दिस इज़ अ मैटर बिटवीन अमेरिका एंड ईरान और ये इसी बातचीत में ख़त्म हो जाएगा। इसका रीजनल कॉन्टेक्स्ट है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहेगा कि हुर्मुज़ वाला एक ऐसा मुआहदा या इस तरह की कोई अरेंजमेंट हो जाए
جو ایک نئے ایونیوز ایلزویئر کھول دے، کیونکہ وہ فری سیز چاہتے ہیں اپنی اکانومی میں، اور وہ بھی چاہیں گے کہ اس کو نہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں. ٹھیک ہے، اس وقت کو پریشر پوائنٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. دیکھیں ایران کا کرٹیکل فیصلہ ہے کہ ایران کے اندر بھی سچویشن از ناٹ دیٹ ویری انکریجنگ. دے ہیو ٹو کال کہ ہم نے کس وقت نکلنا ہے. آپ ویک ہینڈ کے ساتھ کھیلے بہت اچھا ہے، سارا آپ کر چکے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کو کنٹینیو بھی ویسا کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2، اسرائیل. اس پورے کانفلکٹ کو ریجن کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ ریجن کے بیچ میں بھی کچھ امریکہ کو ان کو ریجنل پیس کی بھی کچھ گارنٹیز، کچھ چیزیں دینی پڑیں گی. اور پریکٹیکلی وہ چیزیں جیسے بھی انفریزنگ بات ہو رہی تھی پہلے کہ جی انفریزنگ کریں گے تو وہ کیلیبریٹ کریں گے، ایک دم تو نہیں کھول دیں گے کچھ پرسنٹ. تو ادھر سے ایران بھی چاہے گا کہ کچھ وہاں سے ان کو پریکٹیکلی چیزیں نظر آئے، جیسے لیبنان کے ایشوز ہیں یا باقی ریجن کے جو ایشوز ہیں. اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور اسرائیل کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے ایران کو اپنا جو ریجنل آرکیٹیکچر ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ جتنا اگریسو رہیں گے یا جتنا ناراض رہیں گے یا جتنا پالیسی کو چینج نہیں کریں گے، اتنا لوگ اسرائیل کے ساتھ جڑیں گے. دیکھیں نا، لارجر پلان ہے کیا کہ اسرائیل اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا چیمپئن ہو، بیچ میں بیٹھا ہو سینٹرل پوائنٹ پہ، اور باقی ملک اس کے ساتھ ملے. اور پولیٹیکل جو پرونگ آپ نے چلایا وہ ابراہیم ایکارڈ کے ذریعے چلا دیا. اب اگر یہ سوچ تھوڑی سی بھی کہیں پائی جاتی ہے گلف کے اندر کہ جی اسرائیل از ناٹ اے فرینڈ، پارٹنر نہیں ہے، تو پھر ایران کو تھوڑی سی ریلیکسیشن، کچھ چیزیں اپنی ٹھیک کرنی پڑیں گی تاکہ وہ اس سے دور ہٹیں اگر اس کو لارجر سینس میں لینا ہوگا. تو اب مسٹرسٹ تو بہت ہے اسما، اس وقت بہت چیلنجنگ ہے کہ آپ امریکہ کی کوئی گارنٹی دے دیں. دیکھیں وہ 5+1 کی گارنٹی تھی JCPOA میں، ون انڈیویجول یا ٹرمپ. اور یہ ہونا تھا کیونکہ جب 2021 میں یورو کمانڈ سے اٹھا کے اسرائیل کو یہ لے کر آئے سینٹرل کمانڈ میں، تو اس وقت انڈیکیشنز ہو رہی تھی کہ یہ there is some application. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جوہر صاحب. اسرائیل کی گارنٹی کون لے گا؟ آج وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کو جو میں کہوں گا وہ کرے گا، لیکن نیتن یاہو نے لبنان پہ سیز فائر کہنے کو ہوا ہے، لبنان میں کوئی سیز فائر نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایکسپینشنزم کا جو ان کا ایک فارمولا ہے اس کے اوپر تو وہ چل رہے ہیں، ان کا جو منصوبہ ہے. پھر کیا گارنٹی ہے؟ اور جو کہ سعودی عرب بھانپ رہا ہے اس وقت، قطر اور سعودی عرب نے بھانپ لیا ہے کہ وہ نیتن یاہو کے جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کو وہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ آ سکے. تو کوئی گارنٹی ہے؟ دیکھیں گارنٹی جو ہے اس معاہدے کی سب سے بڑی گارنٹی جو ہے، سب سے پہلے تو وہ خود معاہدہ ہو سکتا ہے. اگر وہ ایسی ٹرمز پہ ہوں جو دونوں فریقوں کو سوٹ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کی جو پائیداری کا باعث بنتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. کیونکہ جہاں پہ بھی آپ ون ون سچویشن کریٹ نہیں کریں گے، ایونچولی کوئی نہ کوئی مسئلہ. اب JCPOA میں بالکل جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا کتنے گارنٹیز تھے اس میں سارے شامل تھے. اب جو ہے نا P5 5 پرماننٹ ممبرز تھے اس میں UN سیکورٹی کاؤنسل کے، پھر بھی نہیں چلا. تو اچھا خیر، اس سے پہلے دیکھیں تاریخی طور پہ تو ہم نے دیکھا کہ 30 سال سے اسرائیلیز جو ہیں وہ اٹیک کرنا چاہتے تھے ایران پہ. نیتن یاہو تو 90 سے پرائم منسٹر ہے، گیپس کے ساتھ بہت کوشش کی، بہت منوایا امریکن پریزیڈنٹس کو، نہیں مانے. لیکن جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے کرنے نہیں دیا تھا اٹیک. کئی بار 11th آور پہ انہوں نے اسرائیل کو روک دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اگر وہ چاہیں تو ان کی وہ ریڈ لائنز لگا دیں تو پھر اسرائیل اس کو کراس نہیں کرتا. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو ان کی گارنٹی اس لحاظ سے تو امریکہ دے گا. پھر دیکھیں اور بھی میکینزمز ہو سکتے ہیں. ابھی تو بات جس طرف جا رہی ہے وہ ایک ہے کہ پہلے ایک فریم ورک ہو جائے، کوئی اصولی طور پہ نیوکلیر پہ کوئی چیزیں طے پا جائیں، مے بی اپنا ہرمز پہ جو یہ سینکشنز وغیرہ کی ریلیف ہے اس پہ، اور پھر بعد میں ڈیٹیل جو ساری مذاکرات ہوں. اگر بات اس طرف جاتی ہے اور اگر وہ سارا کچھ کامیاب ہوتا ہے پروسیس، تو ایونچولی تو آپ اس کو فارملائز ایون یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن سے بھی کر سکتے ہیں، انڈر چیپٹر 7 بھی کر سکتے ہیں. جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا وہ 20 پوائنٹ کا جو پلان تھا، وہ جو مشرق وسطیٰ کا، اس کو UNSC میں انہوں نے اس پہ قرارداد کرا لی انڈر چیپٹر 7، اس کو سینکٹیٹی دلوا دی. وہ ممکن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت بہت ہی ایک انٹینس جو ڈپلومیسی چل رہی ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان تو اس میں ظاہر ہے بالکل پیوٹل رول پلے کر ہی رہا ہے، لیکن وہ بیجنگ کے اندر بھی ہے اس وقت. اگر پیوٹن کی اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی ملاقات ہے، اس میں بھی کیونکہ یہ دونوں جو ہیں، اگر یہ دونوں ایران کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو آج ایران اس پوزیشن میں نہیں ہوتا جس میں وہ ہے. بالکل. تو اب آگے بھی ان کو ظاہر ہے کہ ایران پہ جس طرح کی لیوریج ہے، خصوصاً چین کو. اور پھر دیکھیں چین جو ہے وہ چین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسی سچویشنز کریٹ ہوں جہاں پر یہ جنگ اس طرف جائے کہ جہاں پہ پوری گلوبل اکانومی ڈسٹرپٹ ہو جائے. اور پھر اپنا ہرمز پہ بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی پریسیڈنٹس کریٹ ہو جائیں کہ جس سے بعد میں جو ان کی پوری ٹریڈ فلو جو ہے خراب ہو دنیا میں. اسی طرح یورپ میں بھی ٹھیک ہے، آپ کو یورپ تھوڑا سا اس وقت نظر آ رہا ہے جس طرح بیک برنر پہ ہے، ان کی ڈپلومیسی اس طرح سے واضح نہیں، لیکن
अपना हुर्मुज़ के बारे में उन सबको भी बहुत कंसर्न है, वो उनके लिए भी आम है, बाकी मुल्कों के लिए। अब आप देखें गल्फ के मुल्क कितने ज़्यादा इस वक्त एकदम उनकी डिप्लोमेसी कितनी एक्टिवेट हो गई है, बिकॉज देखें वो भी तो फरीक हैं इस जंग में इस वक्त। जब ईरान ने जब हमले किए तो 85% तो उनके प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो गल्फ कंट्रीज पे गिरे हैं, इसराइल पे तो 15% गिरे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें इस वक्त जितनी इंटेंस डिप्लोमेसी हो रही है, हमें तो ये उम्मीद होनी चाहिए कि उसका कुछ पॉजिटिव असर निकलेगा, और इसमें कोई शक नहीं। और मैं तो ये बात कंसिस्टेंटली कहता रहा हूँ कि ईरान की तरफ से अगर लचक नहीं दिखाई जाएगी, वहाँ पे जो प्रेगमेटिस्ट हैं अगर वो प्रिवेल नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं, और सबसे ज्यादा नुकसान फिर उसमें ईरान का होगा, बाकियों का भी होगा। उसमें देखे ना, उन्होंने सारी लीडरशिप को जो चाहती थी कि इसके ऊपर अमल करे, उन सबको मार दिया। अब तो एक बड़ा गैप, और शायद जान के इजराइल ने उनको टारगेट किया ताकि इजराइलिस का तो हमें सारों को पता है कि इजराइल तो चाहता है, ऑफ कोर्स प्लेयर तो है ना, कि मुसलमान मुल्क आपस में लड़ें, वो तो चाहते हैं दोबारा जंग हो। लेकिन बात यह है कि फिर ईरान को भी तो समझना चाहिए कि इजराइलिस क्या चाहते हैं और उनके इंटरेस्ट में क्या है, और जो है ना इस पूरे खिते के इंटरेस्ट में क्या है। ये बिल्कुल उसी तरह की, खैर इस पे हम मजीद भी बात करते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ईरान नहीं समझे, और उसका हमारे यहाँ भी अगर हिंदुस्तान को इजाज़त मिले तो आप उनकी जो गीदड़ बबकियाँ आप हुई हैं पिछले मई के बाद, वो भी एक खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान को गाज़ा बनाना चाहते थे कि वो बार बार अटैक करें, और शायद यही इजराइल के भी हथियार हैं जो कि वो ईरान पर इस्तेमाल करना चाहता है। गारंटीज़ की बात हो रही है, अभी कुछ इत्तलात जो अरबी चैनल्स हैं, अल अरबिया ने ये खबर दी है कि शायद ईद के बाद जो है वो कोई मुआहदा तय पाने का इम्कान है अमरीका और ईरान के दरमियान। इसके ऊपर भी बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैज़ रहमान साहब, हम बात कर रहे थे कि अब अमन को मौका जो है वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, किसके हाथ में ज़्यादा है कि वो पीस को एक चांस दे, और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं आपको लगता है कि ये बारावर हो सकती हैं? देखिए, ऐसा पाकिस्तान की ज़ाहिर कोशिशें बारावर हो ना हो, लेकिन ज़ाहिर मिसाली किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान और करता रहेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ जो वाशिंगटन में जो इशारे मिल रहे हैं ना, वो थोड़े से खतरनाक हैं। देखिए, जो ट्रंप साहब ने जो अभी जो कुछ बातें की हैं थोड़ी देर पहले, उन्होंने फिर एक और हवाला दिया कि मैंने तो सिर्फ 3 जानें ज़ाय की हैं इस जंग में, इससे पहले की जंगों में तो हज़ारों लोग, हज़ारों अमरीकी सोल्जर्स मारे गए थे, किसी ने शोर नहीं बचाया। तो आप उनका एक थिंकिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो बताना ये चाह रहे हैं कि हम मज़ीद जानी नुकसान के लिए हमको तैयार होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये आप ये जो जेडी वैंस साहब हैं, वो निस्बतन एक सब जानते हैं कि वो इस जंग के खिलाफ थे, और खुद उन्होंने बताया भी है कि वो ये नहीं चाहते थे कि बाकायदा हमला किया जाए। लेकिन बहरहाल चूंकि कमांडर इन चीफ ने किया तो वो अब साफ सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने पहली दफा अपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी या प्रेस ब्रीफिंग जो थी व्हाइट हाउस में, तो उन्होंने कहा कि हम लॉग्ड एंड लोडेड, यानी वो ब्लस्टर या वो रैटरिक जो कि पीट हैक्सेट इस्तेमाल करते हैं, वो उन्होंने पहली दफा जेडी वैंस ने भी इस्तेमाल किया। तो मूड यही है। और ये जो आप इस वक्त जो, जैसे अगेन इससे पहले जो मैंने अर्ज किया था कि सेंस ऑफ अर्जेंसी देख रहे हैं, बार बार नकवी साहब का इस तरह से वहां जाना, तो उसकी वजह यही है कि मेरे अपने एनालिसिस में कि इस वक्त ईरान को एक कोई फाइनल एक तरह का ये समझिए एक ऑप्शन दिया गया है, और कुछ ऐसे फाइनल पॉइंट्स हैं जिस पर ईरान अगर एग्री नहीं करता विद इन द नेक्स्ट लेट्स से 24 आवर्स और सो, तो फिर आप मामला जो है ना बहुत बिगड़ेंगे। और अगर ईरानी मान जाते हैं, और मान जाना चाहिए जी, क्विकली इसके ऊपर कहा जा रहा है कि जन साहब के अरब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ईद के फ़ौरन बाद एक दो दिनों के अंदर एक अहम शख्सियत पाकिस्तान की, जिसका भी इशारा भी किया फैज़ रहमान साहब ने कि शायद फील्ड मार्शल जो है वो जा सकते हैं, और इसी तरह से हज के बाद जो है वो माहिदा भी तय पा सकता है। तो कौन कौन अपनी, यानी कहीं ना कहीं दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। उस सिलसिले में कांग्रेस की ये जो करारदाद है ये अहम किरदार अदा कर सकती है। देखिए, एक तो मॉरल प्रेशर तो आएगा जी, चाहे वो सिंबॉलिक ही हो, एक मॉरल प्रेशर है। और 4 रिपब्लिकन ने भी उधर वोट किया, इसका मतलब है कि देयर आर पीपल इनसाइड ट्रम्प कैंप आल्सो। एक तो मेगा वाले हैं ना जो दरमियान में खड़े हैं, वो भी इसके अगेंस्ट है, जिन्होंने ट्रम्प को चेंज के लिए वोट दिया है, मे बी नॉट एक्सट्रीमली क्लोज टू मेगा। हज का भी चल रहा है,
آف کورس پاکستان وڈ لائک اور سعودی عربیہ نے بھی بات کی ہوگی کہ جی حج کا یہ جو ایونٹ ہے اس کو گزارنے کے بعد ہی کوئی چیزیں اس کی طرف چلی جائیں گی. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ پاکستان نے کاسٹ بینیفٹ ان کے سامنے رکھ دینا ہے کہ جی یہ آپ اپروچ کریں گے تو یہ آپ کی کاسٹ ہے. ڈیسیژن تو دونوں انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹریز ہیں جی, انہوں نے لینا ہے, ایک نیشن نے لینا ہے. وہ نیشن جس کو ایگزسٹینشنل تھریٹ دیے گئے, ایک سیولائزیشن کے ختم ہونے کے تھریٹ دیے گئے, ادھر ایک ہیوج پرائیڈ ہے. تو آئی تھنک یہ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے, لیکن نسلوں کے لیے ایک ایران کے جو پیدا کرنا ہے انہوں نے, وہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ سے ہی پیدا کرے. وہ عقل پریگمیٹک جس طرح جوہر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک عقل والے ڈیسیژن سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا دیر واز اے سچویشن ان ایران بیفور دا وار, اور اگر 7-8 مہینے اور وار نہیں ہوتی یا اس طرح نہیں ہوتی تو who can guarantee کہ وہ سچویشن دوبارہ سٹریٹس آف ایران میں دیکھیں گے. بالکل, لیکن وہی مس ٹرسٹ کی جو بات ہو رہی تھی کہ اعتماد کا اصل مسئلہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہونے والا تھا جو کہ عمان کے وزیر خارجہ نے بتایا بھی, اور پھر اس دوران جو ہے وہ حملہ بھی ہو گیا. تو اب یہ مس ٹرسٹ کو کیسے عبور کریں گے اس پل کو؟ جی بالکل, اس میں ایک تو مس ٹرسٹ کا ایلیمنٹ, لیکن دوسرا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہوا کہ دیکھیں اس وقت جب عمان میں یہ بات ہو رہی تھی اور اس وقت تو دیکھیں اس وقت علی خامنہئی جو ہے کنٹرول میں تھے, اب وہ بات نہیں ہے ایران میں. اس وقت ون وائس, فائنل وائس ان کی ہوتی تھی. اچھا, اور وہ پریگمیٹسٹ بھی تھے, آئیڈیولوجیکل بھی تھے لیکن پریگمیٹسٹ بھی تھے. بہت ہی اہم موقعوں پہ پچھلی جنگ میں دیکھیں انہوں نے کس طرح سے نہ اپنا ہرمز کو بیچ میں لے کے آئے, اور آخری دن جب امریکنز نے اتنی شدید بامبنگ کی تو اس کا رسپانس بھی انہوں نے صرف سمبولک دیا تھا. اسی طرح اس سے پہلے جب ان کی ایمبیسی پہ بامبنگ ہوئی وہاں پہ بھی ان کا بڑا صرف سمبولک رسپانس دیا تھا. ابھی صورتحال مختلف ہے ایران میں. اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیسیشن میکنگ, وہ تھوڑی سی شفٹ ہوئی ہے. اس میں جو IRGC سے کا انفلوئنس ہے وہ خاصا آ گیا ہے اس میں. تو اور پھر ظاہر ہے کہ جب ہارڈ لائنرز زیادہ پرومیننٹ پوزیشنز پہ آئے ہیں تو ایک پورا جو ہے مکتبہ فکر بدلا ہے. پھر تیسری جو اہم چیز یہ ہے کہ ایران میں پھر جب آپ نے یہ نیریٹو بنایا کہ جی یہ جنگ تو ہم جیت گئے ہیں, یہ اب نئے ہرمز ہمارا ہے, اور یہ جو ہے نا اب تو ہم کسی چیز پہ, اب تو نیوکلیر پہ ہم کوئی کنسیشن دیں گے نہیں. اب یہ دو بہت اہم چیزیں جس پہ بہت ہی زیادہ ایک سخت نیریٹو اپنایا گیا, پھر اسے واک بیک کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہوگا ایران میں یہ جو پریگمیٹسٹ ہیں وہ پریویل کریں اور پریگمیٹزم پریویل کرے. بیکاز دیکھیں امریکہ کو نقصان تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن سب سے زیادہ نقصان ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو ایران کے عوام کو ہوگا اگر یہ دوبارہ سے بات اس طرف جاتی ہے. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے, اور ون ون سچویشن جو مذاکرات سے نکل سکتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایران کو بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں 30-40 سال سے سینکشنز آپ نے صحیح ہیں, آپ کے $100 بلین جو ہیں وہ وہاں پہ فروزن ہیں. ایران میں اس وقت جس ریکنسٹرکشن کی کتنی ضرورت ہے, جی بالکل, اس کو دونوں طرف, اور ظاہر ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, خود ایک مسئلہ ہے. مسئلہ حل نہیں, آپ کی صرف بارگیننگ پوزیشن ہی ڈیٹرمن ہوتی ہے نا, آخر میں تو بات اسی میز پہ آئے گی. بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے کہ امن کو ایک اور موقع ملنا چاہیے. نقوی صاحب وہاں پہ موجود ہیں, پاکستان کوششیں کر رہا ہے, اللہ کرے کہ امن کو ایک اور موقع ملے, کیونکہ جنگ کے بعد بھی بیٹھنا ہی ہے تو پہلے بیٹھ جانا چاہیے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.